नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों का आपके अपने ही परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पूरे मनोयोग से अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहां हमने अपने पहले टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को पढ़ना प्रारंभ किया था और वहाँ पे हमने प्रारंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत के बारे में चर्चाएं की थी। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने अपने पिछले कक्षा में पढ़ा था उन सारे चीज़ों को हम एक क्विक रिकैप करके उन चीज़ों को पहले रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखिए, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने पहले टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाया था। ठीक है, जहां हमने दो तरीके के सिद्धांत को देखा था, पहला प्रारंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत को इंग्लिश में फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहते हैं और आधुनिक सिद्धांत को इंग्लिश में मॉडर्न प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको सिद्धांत और विचार के मध्य में क्या अंतर होता है, ठीक है, उस बात को भी बताने का प्रयास किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विचार जो होते हैं ये व्यक्तिगत होते हैं, जबकि कोई भी विचार सिद्धांत में तभी रूपांतरित होता है जब उस विचार के पक्ष में हमारे पास एविडेंस अर्थात प्रमाण मौजूद हो, तभी कोई विचार जाकर के सिद्धांत के रूप में बदलता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देखने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको विचार और सिद्धांत के मध्य क्या बुनियादी अंतर होते हैं इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमने दो सिद्धांत को देखा था, पहला प्रारंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। और मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक सिद्धांत को प्रारंभिक विचार कहना ज्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसके पक्ष में हमारे पास प्रमाण मौजूद नहीं है। ठीक है, जबकि आधुनिक सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके पक्ष में हमारे पास प्रमाण मौजूद है। इसलिए बिग बैंग एक थ्योरी है, ना कि विचार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखा था कि प्रारंभिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि परिकल्पना को ही आप ब्रेक करके देखेंगे तो आप समझ पाओगे कि परिकल्पना का अर्थ क्या है, जो कल्पनाओं पे आधारित हो। ठीक है, जो कल्पनाओं पे आधारित हो वो परिकल्पना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। उन्होंने 1755 ईस्वी में कहा था। ठीक है, अर्थात इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, ठीक है, उसमें 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधन प्रस्तुत किया था। अर्थात 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी, उसमें 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने उसमें संशोधन प्रस्तुत किया, जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इमैनुअल कांट ने जो भी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, उन परिकल्पनाओं में लाप्लास ने 1796 ईस्वी में संशोधन किया और संशोधन के पश्चात अपना विचार प्रस्तुत किया, जो कि निहारिका
परिकल्पना के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है, इसे हम अपने नए वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने इन तमाम बातों को पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है। तो आज हम यहाँ से आगे अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अब तो हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है। कि नेबुलर हाइपोथेसिस के अंतर्गत ब्रह्मांड के उत्पत्ति के विषय में क्या जानकारियां दी गई हैं, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसे जानने से पहले हम कुछ अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण बातों को पहले जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक विचार में बहुत सारी त्रुटियां रही हैं, पर कोई भी विचार हमें कुछ ना कुछ दे करके जाता है। ठीक है। तो प्रारंभ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी परिकल्पनाएं विकसित हुई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, तो किसी ने कहा कि ऐसे हुई। ठीक है। पहले ये सब परिकल्पना के आधार पर विकसित हुआ। ठीक है। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई। ठीक है। लेकिन कोई भी विचार को समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रमाण मिलते जाता है, वैसे वैसे वो विचार पुष्ट होता जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी विचार के पक्ष में जब हमारे पास प्रमाण मौजूद होते हैं, ठीक है, तब वो विचार जाकर के सिद्धांत में परिवर्तित होता है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक विचार आखिर आया कैसे। ठीक है। हम नेबुलर हाइपोथेसिस को समझने से पहले इस बात को जानने का पहले प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक विचार, ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, कि ये विचार लोगों के मन में आया कैसे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक विचार आए कैसे, तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यूरोप के इतिहास में एक ऐसा समय रहा है जहां यूरोप धर्म के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ठीक है। और भूगोल के सारे नियम या जितने भी भूगोलिक ज्ञान थे वो सब धर्म तक ही सीमित थे। गैलीलियो ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे किताबों में ये लिखा है। तो यूरोप के इतिहास का जो ये समय रहा है, इसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसे भूगोल के दुनिया में अंधकार का युग अर्थात डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्भ से लेकर के कब्र तक सब कुछ धर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ था। यूरोप के इतिहास का जो मध्यकाल रहा है, इसमें सब कुछ गर्भ से लेकर के कब्र तक धर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ था, अर्थात हर कुछ धर्म द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। तो दोस्तों, यूरोप में एक कालखंड ऐसा रहा है जिसे हम डार्क एज अर्थात अंधकार का युग के नाम से जानते हैं। लेकिन डार्क एज के बाद अर्थात जब अंधकार युग के बाद का दौर आया, जहां धर्म केंद्रित विचारधाराओं की जगह मानव केंद्रित विचारधाराओं ने जन्म लिया, ये जो हमने पीछे संभववाद आदि की विचारधारा पढ़ी थी, ये वहीं से निकली है। ठीक है। अर्थात धर्म की जगह मानव केंद्रित विचारधाराएं विकसित होने लगी। उसके बाद से पुनर्जागरण का दौर आया, और जब पुनर्जागरण का दौर आया तो यूरोप में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। और पुनर्जागरण के काल के बाद से 17वीं 18वीं शताब्दी में मानव के अंदर जिज्ञासा की भावना ने जन्म लिया। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य मानव के अंदर जिज्ञासा ने जन्म लिया।
मानव ने तरह तरह के प्रश्नों को जानने का सोचा। लोगों ने देखा कि ये हमारे ऊपर ये जो नीला आकाश है ये क्या है, ये तारे क्या हैं, ये सूर्य क्या है, और इन सब की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। लोगों ने ये अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन तमाम प्रश्नों का जवाब जानने का मानव ने प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान दें, जब भी किसी विषय का विकास होता है तो ये मानव के जिज्ञासा के कारण ही उस विषय का विकास होता है। भूगोल विषय का विकास भी मानव के जिज्ञासु स्वभाव के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, और मानव अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता रहता है। ठीक है, और उस प्रयोग से उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे वो दर्ज करता रहता है। दोस्तों, भूगोल विषय का जन्म भी मानव के जिज्ञासु स्वभाव के कारण ही हुआ है। ठीक है, मानव अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए विभिन्न तरह के इंफॉर्मेशन जुटाता रहता है, तरह तरह के प्रयोग करता रहता है, और इन प्रयोगों से उसे जो भी अनुभव प्राप्त होता है उसे वो उदाहरणों के माध्यम से प्रूफ करने का प्रयास करता है। अर्थात भूगोल विषय का जन्म भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक सिद्धांत इमैनुअल कांट और लाप्लास ने देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रारंभिक सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, अर्थात अपने जिज्ञासा के आधार पे इमैनुअल कांट ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई यह बताने का प्रयास किया। ठीक है, और उन्होंने जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की उन परिकल्पनाओं में 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधन प्रस्तुत किया जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जरा आप व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। तो दोस्तों, हमने प्रारंभिक सिद्धांत को हम देख रहे थे जहां हमने इमैनुअल कांट और लाप्लास के विषय में चर्चा किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पनाएं इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में प्रस्तुत की थी उसमें लाप्लास ने 1796 ईस्वी में संशोधन प्रस्तुत किया जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। तो अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो हम निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस को ब्रेक करके तोड़ करके समझेंगे कि आखिर इन शब्दों का ठीक है मतलब क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि परिकल्पना का अर्थ होता है कि जो हमारी कल्पनाओं पे आधारित हो वो परिकल्पना है। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना में एक शब्द को हमने पिछले वीडियो में डिकोड किया था परिकल्पना को, कि परिकल्पना वह होती है जो हमारी कल्पनाओं पे आधारित हो, उसे हम परिकल्पना कहते हैं। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि निहारिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अर्थात आज की कक्षा में हम सबसे पहले निहारिका परिकल्पना को विस्तार से समझने के पहले निहारिका का अर्थ क्या होता है इसे डिकोड करेंगे। ठीक है, निहारिका के अर्थ को पहले समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। तो दोस्तों, निहारिका क्या है? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर निहारिका है क्या। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि निहारिका गैस, धूलकण आदि पदार्थों का
समुच्चय है। निहारिका और कुछ भी नहीं बल्कि गैस, धूलकण आदि पदार्थों का समुच्चय है। समुच्चय है अर्थात झुंड है। ठीक है, निहारिका गैस, धूलकण आदि पदार्थों का समुच्चय है। तो निहारिका एक बादल के जैसी संरचना रही है। ठीक है, अर्थात दोस्तों ये जो बादल, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे ये बादल है, ठीक है, इसे हमने नाम दिया निहारिका। ठीक है, निहारिका। ठीक है, तो ये निहारिका के अंतर्गत ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस धूल, कण और गैस है। अर्थात इस निहारिका का निर्माण, ठीक है दोस्तों, इस निहारिका का निर्माण गैस और धूल कणों से हुआ है। तो ये निहारिका गैस और धूल कणों का समुच्चय है। ठीक है, इसलिए तो निहारिका एक बादल के जैसी संरचना रही है। ठीक है, ये धूल कण मिलके एक बादल के जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं। निहारिका गैस, धूलकण आदि पदार्थों का समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, तो निहारिका एक बादल के जैसी संरचना रही है। अर्थात निहारिका जो है दोस्तों, ये बादल के जैसी, आपने आसमान में बादल तो देखा होगा ना, हाँ, बादल कैसे वेव करता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो निहारिका एक बादल के जैसी संरचना रही है और इस संरचना के अंतर्गत ज्यादा कुछ नहीं बल्कि गैस और धूलकण आदि शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि निहारिका गैस और धूलकणों का समुच्चय है। ठीक है, तो दोस्तों निहारिका क्या है? ठीक है, तो निहारिका गैस, धूलकण आदि पदार्थों का समुच्चय है। समुच्चय है अर्थात झुंड है। निहारिका में और ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस गैस और धूलकण है। तो निहारिका एक बादल के जैसी संरचना रही है जिसमें गैस है, धूलकण है, ये सब शामिल है निहारिका में। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक बादल हो गया, क्लाउड हो गया। ठीक है, इसका नाम निहारिका है। ठीक है, निहारिका है और इस निहारिका में दोस्तों गैस है, धूलकण है, बस यही सब शामिल है निहारिका। तो निहारिका में क्या क्या शामिल है दोस्तों? निहारिका एक बादल के जैसी संरचना है और इसमें गैस और धूलकण शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों निहारिका क्या है, इसमें हम देख रहे थे कि निहारिका गैस, धूलकण आदि पदार्थों का समुच्चय है। ठीक है, तो निहारिका एक बादल के जैसी संरचना रही है। जो निहारिका था दोस्तों, उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ धूलकण और गैस थे। इन्हीं धूलकण और गैसों के समुच्चय से निहारिका का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो निहारिका में गैस और धूलकण ये सब शामिल थे निहारिका में। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इमैनुअल कांट और लाप्लास ने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना को दिया था, ये निहारिका परिकल्पना गैसीय सिद्धांत है। ठीक है, हमने नेबुलर हाइपोथेसिस अर्थात निहारिका परिकल्पना को ब्रेक करके देखा, जहां हमने परिकल्पना को ब्रेक करके देखा कि परिकल्पना वह होती है जो हमारे कल्पनाओं पर आधारित हो। ठीक है, उसके बाद हमने निहारिका को ब्रेक करके देखा, तो जहां हमने पाया कि निहारिका गैस, धूलकण आदि पदार्थों का समुच्चय है। ठीक है, निहारिका में गैस और धूलकण यही सब शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इमैनुअल कांट और लाप्लास ने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना को दिया था,
ये निहारिका परिकल्पना गैसीय सिद्धांत है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना एक गैसीय सिद्धांत है। तो अब आप पूछोगे कि निहारिका परिकल्पना गैसीय सिद्धांत क्यों है और कैसे है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि निहारिका कुछ और नहीं बस कि गैस और धूल कणों का समुच्चय है, इसलिए निहारिका परिकल्पना गैसीय सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक बात निकल के आती है कि ब्रह्मांड का निर्माण गैसों से हुआ है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना से ही एक बात निकल करके आती है दोस्तों कि ब्रह्मांड का निर्माण गैसों से हुआ है, अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है ये गैसों से बना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने निहारिका परिकल्पना को ब्रेक करके समझने का प्रयास किया। तो हमने परिकल्पना को भी समझा और निहारिका को भी समझा। निहारिका को समझने के क्रम में हमने देखा कि निहारिका गैस और धूल कणों का समुच्चय है। ठीक है, और ये गैस और धूल कणों का जो समुच्चय है अर्थात जो निहारिका है ये एक बादल के जैसी संरचना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस को पढ़ने का अर्थात समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल दोस्तों आराम से इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूं और आप भी जल्दबाजी में नहीं रहिएगा। ठीक है, हम हर एक बात को तोड़ तोड़ के बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करने का प्रयास करते हैं कि निहारिका परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि परिकल्पना वह होती है, ठीक है, जो हमारी कल्पनाओं पे आधारित हो। ठीक है, वह परिकल्पना है। और निहारिका को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि निहारिका कुछ और नहीं बल्कि गैस और धूल कणों का समुच्चय है। ठीक है, और निहारिका एक बादल रूपी संरचना है। ठीक है, निहारिका दोस्तों एक बादल नुमा संरचना है। ठीक है, ये निहारिका है। ठीक है, और इसके अंतर्गत धूल कण प्लस गैस ये दोनों शामिल है। ठीक है दोस्तों, निहारिका जो है दोस्तों ये एक बादल रूपी संरचना है। ठीक है, और इसमें धूल कण प्लस गैस शामिल है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इमैनुअल कांट और लाप्लास ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना को दिया था, तो निहारिका परिकल्पना एक गैसीय सिद्धांत है। और क्यों है इस बात को भी हमने देखा, क्योंकि निहारिका एक गैस और धूल कणों का समुच्चय है, इसलिए निहारिका परिकल्पना एक गैसीय सिद्धांत है। ठीक है, तो दोस्तों निहारिका एक गैसीय सिद्धांत है। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही गैसों से हुई है। ठीक है, ये जो निहारिका थी दोस्तों जिसमें धूल कण और गैस शामिल थे, ठीक है, और ये गैसीय बादल ही घूम रहा था। ये जो निहारिका थी दोस्तों ये घूम रही थी, रोटेट कर रही थी। ठीक है, ये जो गैसीय बादल है जिसे हम निहारिका के नाम से जानते हैं, और ये गैसीय बादल ही घूम रहा था अर्थात रोटेट कर रहा था। तो निहारिका के घूमने से तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण हुआ, अर्थात निहारिका घूमते घूमते तस्तरी नुमा
संरचना में बदल गई। ठीक है, समझ पा रहे हो दोस्तों? ये जो गैसीय और धूल कणों से निर्मित ये जो बादल है जिसका नाम निहारिका है, और ये गैसीय बादल ही घूम रहा था अर्थात रोटेट कर रहा था। तो निहारिका के घूमने से तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा को डिस्क प्लेट कहते हैं। वो आपने ये कप प्लेट देखी होगी ना, चाय पीने वाली, तो उसका वो जो प्लेट होता है जिसमें हम कप को होल्ड करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना, उसी से मिलती जुलती हुई संरचना को डिस्क प्लेट अर्थात तस्तरी नुमा संरचना कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो निहारिका थी, जो गैसीय और धूल कणों से निर्मित बादल थी, यही घूम रहा था अर्थात रोटेट कर रहा था, और इसी के घूमने से तस्तरीनुमा संरचना का निर्माण हुआ। ठीक है, जिससे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी चीजें हैं उन सब का निर्माण हुआ, वो सारे कुछ अस्तित्व में आए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी की चीज़ों को अर्थात निहारिका परिकल्पना में बाकी के जो भी कुछ बातें बची है, इन बातों को हम अगली कक्षा में पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज वाला जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही लंबा होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना है, ना कि आप लोगों को रटाना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ जहाँ तक समझा है, ठीक है, इन चीज़ों को अगली कक्षा में पहले हम रिवाइज करेंगे, तत्पश्चात इससे आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, इस बात को समझने का प्रयास किया, जहां हमने सबसे पहले यह समझने का प्रयास किया कि आखिर निहारिका है क्या। ठीक है, तो हमने देखा कि निहारिका गैस और धूल कणों का एक समुच्चय है, अर्थात धूल कणों और गैसों से निर्मित एक संरचना है, जिसे हम निहारिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, और ये गैसीय बादल ही घूम रहा था अर्थात रोटेट कर रहा था। तो निहारिका के घूमने से तस्तरीनुमा संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम डिस्क प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिस्क प्लेट की तरह होता है ये तस्तरीनुमा संरचना। ठीक है, तो इसी तस्तरीनुमा के संरचना के निर्माण के पश्चात, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, नक्षत्र आदि हैं, इन सब का जन्म हुआ, अर्थात ये सब अस्तित्व में आए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगली वीडियो में, अपने अगली कक्षा में तस्तरीनुमा संरचना से आगे अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, कि तीव्रता पर नहीं बल्कि निरंतरता पे ध्यान दीजिए। प्रगति प्रतिदिन उपस्थित रहने से आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।